Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना चाहते हो, इसको प्रॉपर्ली समझना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉचफुली कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और यदि आपको लगे बाद में कि ये समझ आएगा, प्रॉपर्ली आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड पर जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का 7th चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसका टाइटल है द इंटरव्यू। इसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, तो इसको आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, इंटेंशनली इस पर वर्क करना है। तो स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को हम अबाउट द ऑथर पढ़ने वाले हैं कि ऑथर के बारे में क्या लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो मैंने ये लिखा क्यों है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बगैर इस टेक्स्ट को पढ़े चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं और चैप्टर में 2 पार्ट्स दिए गए स्टूडेंट्स, तो बच्चों को ये नहीं पता लग पाता कि ये चैप्टर जो है, इसके जो 2 पार्ट्स है, इस किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। ऑलराइट, तो उसको समझने के लिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने कंप्लीट लिखा है, लेकिन इसमें से हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 3 या 4 लाइन स्टूडेंट्स। तो फिर हमने कंप्लीट क्यों लिखा है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इतने टेक्स्ट में से कितना टेक्स्ट पढ़ना है, ये आपको कंप्लीटली पता लग सके। राइट, कंप्लीट भी नहीं पढ़ना है, इसमें से 3 या 4 लाइनें पढ़नी है आपको। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग की लाइनें पढ़ लेते हैं, लास्ट की लाइनें नहीं पढ़ते हैं, तबकि लास्ट की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और इन्हीं लाइनें से आपको पता लगने वाला है कि ये चैप्टर किस चीज़ पर बेस्ड है, ये चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंश या पार्ट, टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज़। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो ऑथर है राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इन्होंने किताब लिखी थी द पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज़। तो ये जो किताब लिखी गई स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये इस किताब का एक एग्जर्प्ट है, एक अंश है, एक छोटा सा पार्ट है। एन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कलेक्शन, जिसको आप संकलन बोल सकते हो, संग्रह बोल सकते हो, या फिर गदावली या पदावली इसको बोल सकते हैं। फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे का मतलब स्टूडेंट्स 1993, यानी कि 1859 से लेकर 1993 में ये बुक लिखी थी राइटर ने, पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज़। तो इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में जितने भी हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट जो साक्षात्कार हुए थे, इंटरव्यू जो हुए थे, तो उनको राइटर ने उठाकर अपनी बुक में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो द इंटरव्यू, ये जो चैप्टर है ये द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ में से ही लिया गया है, और इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट आप पढ़ोगे, वो जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो इस बुक का एक इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि द इंटरव्यू जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर को द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ में से लिया गया है। और इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाए गए। पहला पार्ट जो है वो इस बुक का एक इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है, और दूसरा पार्ट जो आप पढ़ने वाले हो, उस पार्ट के अंदर एक रियल इंटरव्यू पर डिस्कस होने वाला है, यानी कि उसमें एक वास्तविक इंटरव्यू दिया गया है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। 2 पर्सन्स के बीच में किस प्रकार साक्षात्कार होता है, तो वो उसमें हम उसको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन से चैप्टर को? द इंटरव्यू चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में वी फाइंड, हम पाते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स बुक, यानी कि ऑथर की किताब का इंट्रोडक्शन। कौन सी किताब? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। एंड इन द सेकंड पार्ट वी फाइंड अ रियल इंटरव्यू, और सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का है उसमें हम पाने वाले हैं वास्तविक साक्षात्कार। इन बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन एंड अम्बर्टो इको, मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्टो इको के बीच में हम साक्षात्कार स्टूडेंट्स पाने वाले हैं। ये मुकुंद पद्मनाभन जो थे स्टूडेंट्स, ये द हिंदू के एडिटर हैं, और अम्बर्टो इको जो है कि बहुत ही फेमस इटालियन नॉवलिस्ट रहे हैं। पार्ट 1 पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वो जो बुक मैंने आपको बताई है कि द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसका इंट्रोडक्शन है इस फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, लेसन का जो पहला पार्ट है, द ऑथर सेज, लेखक कहता है दैट की द इंटरव्यू हैज़ एक्वायर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन जर्नलिज्म, कि जो साक्षात्कार है स्टूडेंट्स वो हासिल कर चुका है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पत्रकारिता में। ओवर द ईयर्स, सालों से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, यानी कि कई हजार जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, उनके साक्षात्कार लिए गए हैं, यानी कि सालों से कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए गए हैं।
मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोगों का विश्वास है, दैट कि द इंटरव्यू इज़ ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि साक्षात्कार जो है स्टूडेंट्स वो एक सच्चाई का स्रोत है, एक सच्चाई का जानने का माध्यम है, एंड इज़ एन आर्ट, और एक कला भी है। बट ए नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे भी हैं, हेट बीइंग इंटरव्यूड, जो साक्षात्कार लिए जाने से नफरत करते हैं। उनका मानना ये स्टूडेंट्स कि साक्षात्कार लेना और देना दोनों ही गलत है। दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट कि इट इज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइव्स, कि ये जो है एक अनचाहा, अनवारंटेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि अनचाही चीज़ होती है। इंट्रूजन होता है दखल, ये कि अनचाहा दखल है उनकी लाइफ में। कुछ प्रसिद्ध लोगों का मानना है कि इंटरव्यू जो है कला है, सच्चाई को जानने का एक स्रोत है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंटरव्यू लेना और देना दोनों ही गलत हैं, और इस चीज़ को वो अनवारंटेड इंट्रूजन, एक अनचाहा दखल मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। दे फील, वो महसूस करते हैं, दैट कि द इंटरव्यू मेक्स देम, कि साक्षात्कार उनको बना देता है। देखिएगा आगे, फेल स्मॉल, यानी कि साक्षात्कार उनको छोटा महसूस करवाता है, उनको तुच्छ बना देता है। वी.एस. नायपाल, ये एक बहुत ही फेमस ऑथर है स्टूडेंट्स, इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनका मानना है दैट कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान, पीपल लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, कि जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा खो देते हैं। आगे देखिए, लुइस कैरोल, ये लुइस कैरोल भी बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट एंड ऑथर है स्टूडेंट, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, ये एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर है, रचनाकार है। बोथ सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देने से बहुत डरते थे, यानी बहुत इनको जो है फियर महसूस होता था उस टाइम जब कोई इंटरव्यू इनका ले रहा होता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और ये कभी साक्षात्कार लिए जाने के लिए राजी भी नहीं हुए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज्ड, ये डर किस चीज़ का था? लायनाइज का मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना, फेमस हो जाना, सेलिब्रिटी बन जाना। यानी कि लुइस कैरोल का मानना था कि यदि मेरा साक्षात्कार लिया जाएगा तो मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, और मेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए लाइनें लग जाएंगी, जिससे मेरी जो प्राइवेट लाइफ है वो एक पब्लिक लाइफ हो जाएगी, और उसमें जो प्राइवेट लाइफ में काफ़ी अनवारंटेड इंट्रूजन होगा। ऑलराइट, इस वजह से ये इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, डरते थे कहीं मैं फेमस ना हो जाऊँ। रूडयार्ड किपलिंग, इसको तो आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। इनकी क्रिएशन आपने अपनी लाइफ में जरूर देखी होगी, जिसका नाम है द जंगल बुक। राइट, कंसिडर्ड एन इंटरव्यू ए क्राइम, यानी कि इनका मानना था कि साक्षात्कार जो है स्टूडेंट्स वो एक क्राइम है, एक अपराध है। एन असॉल्ट, एक प्रकार से आक्रमण है। ए कावर्डली एक्ट, एक कायरतापूर्ण कार्य है। एंड वाइल, एक बेकार की चीज़ है। येट फिर भी किपलिंग हैड इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, फिर भी किपलिंग ने मार्क ट्वेन का साक्षात्कार लिया था। ही रॉट द जंगल बुक, तो उन्होंने लिखी थी स्टूडेंट्स द जंगल बुक। H.G. वेल्स एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं स्टूडेंट्स, और इनकी नॉवल जो है वो द इनविजिबल मैन काफ़ी फेमस है, जो कि CBSE 12th का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें वो नॉवल पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वो पिछले साल से हटा दी गई है। रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, इन्होंने स्टूडेंट्स साक्षात्कार की जो कठोर परीक्षा है, साक्षात्कार देते समय जो कठोर परीक्षा से हमको गुजरना पड़ता है उसके बारे में बताया है। बट ही वॉज फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूड, लेकिन कई बार इनके साक्षात्कार लिए गए। वंस ही हिमसेल्फ इंटरव्यूड, एक बार उन्होंने खुद साक्षात्कार लिया। जोसेफ स्टालिन द रशियन लीडर, यानी कि रूस के नेता जोसेफ स्टालिन का इन्होंने साक्षात्कार लिया। यानी कि H.G. वेल्स ने स्टूडेंट साक्षात्कार लेना और देना इन दोनों चीज़ों को गलत बताया है। उन्होंने साक्षात्कार लिए जाने पर कहा है कि एक बहुत ही कठोर परीक्षा से हमको गुजरना पड़ता है, और फिर भी उन्होंने कई बार साक्षात्कार दिए हैं स्टूडेंट्स, और एक बार तो उन्होंने खुद साक्षात्कार लिया था रूस के नेता जोसेफ स्टालिन का। और इन्होंने लिखी जो नॉवल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द इनविजिबल मैन। आगे देखा स्टूडेंट्स, सॉल बेलो द अमेरिकन राइटर वॉज फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूड, यानी कि एक अमेरिकन राइटर थे जिनके कई बार साक्षात्कार लिए गए। ही वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बिंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, तो एक बार उन्होंने साक्षात्कार के बारे में बताया कि साक्षात्कार लेना और देना दोनों ही गलत चीज़ें होती हैं, और उन्होंने किस प्रकार से इसका वर्णन किया स्टूडेंट्स, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि सांस की नली पर, जो सांस नली होती है उस पर अंगूठे को रख देना, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो कितनी कठिनाई होती है सांस लेने में, तो उतनी ही कठिनाई इनको साक्षात्कार देने में होती थी, तो इस प्रकार इन्होंने बताया है। येट इन स्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स, यानी कि इन सभी कमियों के बावजूद द इंटरव्यू ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, साक्षात्कार जो है स्टूडेंट्स वो संचार का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रियान के अनुसार, मोर देन इन एनी अदर टाइम, किसी भी समय की अपेक्षा, आर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस, हमारे अधिक स्पष्ट जो विचार होते हैं, ऑफ आर कंटेम्प्रेरीज, हमारे समकालीन लोगों के बारे में, आर थ्रू द इंटरव्यूज, वो साक्षात्कार के द्वारा ही बनते हैं। ऑलराइट,
द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो साक्षात्कार लेने वाला होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो स्थिति होती है बहुत ही पावर की होती है, बहुत ही शक्तिशाली स्थिति होती है उसकी, बहुत ही प्रभावशाली वो व्यक्ति होता है। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जितने भी ऑथर्स या नॉवलिस्ट हैं उन सभी का साक्षात्कार को लेकर, इंटरव्यू को लेकर नेगेटिव ओपिनियन रहा है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जितने भी ऑथर्स या नॉवलिस्ट इस फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं आपने, उसमें से किसी भी एक नॉवलिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि वी.एस. नायपॉल के किस प्रकार के विचार थे इंटरव्यू को लेकर, या फिर H.G. वेल्स के किस प्रकार के विचार थे इंटरव्यू को लेकर, लुइस कैरोल के कैसे विचार थे, या फिर रुडयार्ड किपलिंग के कैसे विचार थे। तो इन सभी के जो परसेप्शन था स्टूडेंट्स, जो इनके विचार थे, जो व्यूज़ थे साक्षात्कार को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, वो सभी के सभी नेगेटिव ही थे। ऑलराइट, तो ये आपने पढ़ा है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अभी देखिएगा सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आप पढ़ने वाले हो मुकुंद पद्मनाभन और अमर्टो इको के इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो साक्षात्कार चल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, मुकुंद पद्मनाभन जो है स्टूडेंट्स, वो द हिंदू के एडिटर हैं, और अमर्टो इको, मुकुंद पद्मनाभन साक्षात्कार लेने वाले हैं और अमर्टो इको साक्षात्कार देने वाले हैं। और अमर्टो इको कौन है स्टूडेंट्स? वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इटालियन नॉवलिस्ट हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अमर्टो इको, यानी कि जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो अमर्टो इको के साक्षात्कार का एक छोटा सा अंश है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार के बारे में। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, साक्षात्कार लेने वाला कौन है स्टूडेंट्स? मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू का एडिटर है स्टूडेंट्स। मुकुंद आस्क्स इको, यानी कि मुकुंद जो है पूछता है इको से कि हाउ ही इज एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, वो इतने काम कैसे कर लेता है। इको रिप्लाइज, इको जवाब देता है दैट कि ही हैज़ सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि उसकी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। ही परसूज उनको जारी रखता है दीज इंटरेस्ट थ्रू हिज नॉवेल्स एंड हिज एकेडमिक वर्क, यानी कि वह इन सभी दार्शनिक रुचियों को जारी रखता है अपने नॉवेल्स के माध्यम से और अपने एकेडमिक वर्क, शैक्षणिक कार्य के माध्यम से। तो इसमें इस पार्ट में स्टूडेंट्स मुकुंद पद्मनाभन जो है वो अमर्टो इको से पूछते हैं कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, कि आप एक नॉवलिस्ट भी हो, आप नॉवल भी लिखते हो, और आप एक प्रोफेसर भी हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हो, तो ये जो नॉवल लिखने का टाइम आपको कब मिलता है? इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। तो इसमें आगे देखिए स्टूडेंट्स, ही शोज दीज इंटरेस्ट इन हिज बुक्स, कौन से इंटरेस्ट स्टूडेंट्स? ये जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं अमर्टो इको के, इनको वो अपनी किताबों में दिखाता है। फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए लिखता है, विच आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, जो किताब है उसकी अहिंसा और शांति के बारे में है। देन इको टेल्स द इंटरव्यूअर, तब इको साक्षात्कार लेने वाले को कहता है, बताता है उसे हिज सीक्रेट, अपना रहस्य बताता है कि वो कैसे इतने थोड़े से समय में इतना सारा काम कर लेता है। ही सेज, वह कहता है दैट कि वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी स्पेसेस, वो कहता है कि हमारी सबकी लाइफ में बहुत सारे खालिस्तान होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, ये एम्पैथी स्पेसेस का मतलब क्या है, जिसको हम इंटरस्टिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि एक एटॉम के अंदर काफ़ी एम्पैथी स्पेस होता है, उसी प्रकार से हमारी लाइफ में काफ़ी एम्पैथी स्पेस होते हैं। तो यदि हम उन एम्पैथी स्पेसेस को हटा देते हैं स्टूडेंट्स, और उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली हम कम समय होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में। ही सेज, वह कहता है कि वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी स्पेस, हमारे पास बहुत से खाली स्थान होते हैं, बहुत सारा खाली समय होता है हमारी लाइफ में। ही कॉल्स, वह बात करता है दैम इंटरस्टिक्स, यानी कि इस खाली समय को वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? इंटरस्टिक्स बोलता है, अंतराल बोलता है। ही गिव्स मुकुंद एन एग्जाम्पल, वो मुकुंद को एक उदाहरण भी देता है। ही आस्क्स हिम, वह उससे पूछता है टू सपोज, कि आप कल्पना कीजिए दैट कि ही इज कमिंग टू इकोज प्लेस, कि आप मेरे घर आ रहे हो। द टाइम ड्यूरिंग विच इको इज वेटिंग फॉर, यानी कि वो समय जिसके दौरान मैं आपका वेट कर रहा हूँ, इको आपका वेट कर रहा है, फॉर मुकुंद इज एन इंटरस्टिक्स। तो वो कहता है कि वो समय आप याद कीजिएगा जब आप मेरे घर आ रहे हो और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो वो जो आप आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो इन बिटवीन जो खाली समय होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको मैं इंटरस्टिक्स बोलता हूँ। और एन एम्पैथी स्पेस को मैं एम्पैथी स्पेस बोलता हूँ। आई वर्क इन एम्पैथी स्पेस, में खाली स्थान में ही काम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यहाँ पर टेको का क्या है कि वो कहता है कि आप मान लीजिए कि आप मेरे घर आ रहे हो, और जब आप अपने घर से चलते हो मेरे घर के लिए, और मैं अपने घर पर बैठा हूँ, तो इन बिटवीन जो खाली समय है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप कब पहुँचोगे। तो उस समय मैं वेट नहीं करता हूँ, मैं उसमें अपना काम करता हूँ, अपने लिखने का काम करता हूँ, अपनी लेखन कला का काम करता हूँ। राइट, तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं एम्पैथी स्पेस में भी वर्क करता हूँ। इको सेड, इको ने कहा, आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एट द एज ऑफ 50, कि मैंने 50 की एज में, यानी कि 50 ईयर्स ओल्ड जो वो था, उस एज के आसपास उसने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया था। इको प्रेफर्ड हिज टीचिंग लाइफ देन एज ए नॉवलिस्ट, इको जो है अपनी टीचिंग लाइफ, यानी कि जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है स्टूडेंट्स, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है उस टाइम को, बजाय एक नॉवलिस्ट। यानी कि कोई उसको एज ए नॉवलिस्ट जाने, ये उसको पसंद नहीं है, वो चाहता है कि मुझे एज ए टीचर ही जाना जाए। और स्टूडेंट्स, ये आप एक इंडिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हो।
जैसे कि आप सभी जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे स्टूडेंट्स, और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो उनका भी यही कहना था स्टूडेंट्स कि उनको एक राष्ट्रपति के रूप में ना जाना जाए, उनको एक टीचर के रूप में जाना जाए। और स्टूडेंट्स हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर के रूप में, यानी टीचर्स डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसमें अम्बर्टो इको का भी यही कहना है कि वो प्रेफरेंस देता है अपने टीचिंग लाइफ को, यानी कि जब वो एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है तो उसका शैक्षणिक जीवन है उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय एक नॉलेज के रूप में, कि लोग उसको एक नॉलेज के रूप में जाने, ये उसको पसंद नहीं है। उसको पसंद क्या है कि लोग उसको एक प्रोफेसर के रूप में जाने। एज अ प्रोफेसर ही इंटरेक्ट्स हीज स्टूडेंट्स डायरेक्टली, यानी कि प्रोफेसर के रूप में अपने विद्यार्थियों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, यानी कि उनसे वार्तालाप करता है, डायरेक्टली वो उनसे कनेक्ट होता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की नॉन फिक्शनल जो उसके कार्य हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि जिनके अंदर आप ये मान सकते हो कि रियल जो पीपल होते हैं और रियल इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन फिक्शनल। और जो फिक्शनल जो काम होता है स्टूडेंट्स, यानी कि फिक्शनल कार्य क्या है उनका, नॉवल लिखना। अब नॉवल जो लिखना होता है वो काल्पनिक होता है, तो फिक्शनल हम बोलते हैं उनके काल्पनिक कार्य को। जब वो नॉवल लिखते हैं तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब काल्पनिक होते हैं। तो इसमें अम्बर्टो इको का यही कहना है कि मुझे अपने नॉन फिक्शनल कार्य ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन किया जाए तो फिक्शनल कार्य के। यानी कि नॉन फिक्शनल कार्य क्या हो स्टूडेंट्स, कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, पढ़ाना उनको, वो उनका नॉन फिक्शनल कार्य है। और फिक्शनल कार्य क्या स्टूडेंट्स, की नॉवल लिखना। जब वो नॉवल लिखते हैं तो उसमें वो कल्पनाएं होती हैं, रियलिस्टिक थिंग नहीं होती है। तो वो मानता है कि मुझे एक नॉलेज के रूप में ना जाना जाए, मुझे एक टीचर के रूप में जाना जाए। वाइल जबकि एज अ नॉलेज एक नॉलेज के रूप में ही कनेक्ट्स विद हिज रीडर्स, वो अपने पाठकों से कनेक्ट होता है इन इमेजिनेशन, कल्पना में। सो इको एडमायर्स हिज नॉन फिक्शनल वर्क, इसलिए इको अपने जो नॉन फिक्शनल वर्क हैं, जो गैर उपन्यासिक कार्य है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यानी कि बीइंग ए टीचर उसको रहना बहुत अच्छा लगता है बजाय एक नॉलेज के। देन फिक्शनल वर्क, यानी कि यहाँ आपको क्लियर हो रहा है नॉन फिक्शनल और फिक्शनल, यानी कि वो जो अपने स्टूडेंट्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूनिवर्सिटी में, तो वो कार्य उसका सबसे अच्छा मानता है वो, बजाय फिक्शनल यानी कि कल्पनाओं में वो कल्पना कर कोई उपन्यास लिखता है उसके कंपैरिजन में। ही डजेंट फील गुड वैन पीपल कॉल हिम, वो अच्छा महसूस नहीं करता जब उसको लोग पुकारते हैं एज ए नॉलेज के रूप में, उसको जानते हैं। रेदर ही फील्स गुड वैन ही इज नॉमिनेटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ अ यूनिवर्सिटी बाय पीपल। अब इसमें क्या लिखा गया है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि लोग उसको नॉलेज के रूप में जानें, जबकि नॉवल के माध्यम से वो बहुत बड़ी संख्या में अपने रीडर्स के पास पहुंचा है, अपने पाठकों के पास पहुंचा है। फिर भी वो यही चाहता है कि मैं नॉलेज के रूप में ना जाना जाऊं, मुझे एक टीचर के रूप में ही जाना जाए। ही फील्स गुड, वो अच्छा महसूस तब करता है जब उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है एक प्रोफेसर के रूप में, लोगों के द्वारा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में उसको जाना जाता है। मुकुंद आस्क्स ही, मुकुंद उससे पूछता है अबाउट हिज फेमस नॉवल के बारे में, द नेम ऑफ द रोड, जो आपकी ये नॉवल इसके बारे में बताइएगा, इतनी फेमस कैसे हो गई थी। दैट इट इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल एंड डिटेक्टिव ऑल्सो, जो कि इतनी गंभीर नॉवल है, इतनी डिटेक्टिव जासूसी नॉवल है, फिर भी इतनी फेमस कैसे हो गई, इतनी फेम कैसे मिली इसको। इट ऑल्सो डेल्व्स का मतलब होता है जानकारी देना, इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो इसमें मुकुंद जो है स्टूडेंट्स पूछता है इको से कि आपकी जो ये नॉवल है ये काफ़ी डिटेक्टिव है, काफ़ी सीरियस है, और ये जानकारी देती है मेटाफिजिक्स के बारे में, यानी कि अध्यात्म विज्ञान के बारे में, थियोलॉजी धर्म विज्ञान के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन युग के बारे में। तो फिर भी इतनी फेमस कैसे हो गई, इतना डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है, फिर भी इतना फेमस कैसे हो गया। येट इट इंजॉयड ए ह्यूज मैस ऑडियंस, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ऑडियंस ने इसको पसंद किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, तो मुकुंद कहता है कि क्या आप इस बात से हैरान हो। इको नो, जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड, इको ने कहा नहीं मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट काफ़ी हैरान हैं, जो पत्रकार वो काफ़ी हैरान हैं। बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट रीडर्स डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जर्नलिस्ट्स का मानना है, पब्लिशर्स का मानना है कि जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, वो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को पसंद नहीं करते हैं। और मेरी जो नॉवल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी एक प्रकार से आप मान सकते हो कि सीरियस है। दे लाइक ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस, और जो पाठक हैं स्टूडेंट्स वो ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस को ही पसंद करते हैं, फिर भी उनकी नॉवल इतनी फेमस कैसे होगी। मुकुंद कहता है दैट कि इट में भी हो सकता है इन द सक्सेस ऑफ नॉवल, आपकी नॉवल की जो सफलता है उसका कारण ये हो सकता है दैट कि इट वॉज रिलीज ड्यूरिंग परफेक्ट टाइम, कि ये बहुत उचित समय पर, बिल्कुल सही समय पर इसको रिलीज किया गया, इसको पब्लिश किया गया था। एंड बेस्ड ऑन मेडिवल हिस्ट्री, और ये मध्ययुगीन इतिहास पर आधारित है। तो मुकुंद कहता है इको को कि हो सकता है कि आपकी नॉवल के फेमस होने का कारण ये भी रहा हो कि ये सही समय पर प्रकाशित हुई, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये मध्ययुगीन जो इतिहास था उस पर आधारित थी। देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट।
इको रिप्लाइज दैट येस, इको इस बात का रिप्लाई करता है कि हाँ हो सकता है, इट मे भी ये हो सकता है, दैट कि इट वॉज पब्लिश्ड, कि प्रकाशित हुई थी एट दैट टाइम, उस समय पर, वैन रीडर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, कि शायद हो सकता है कि ये उस समय रिलीज हुई, उस समय प्रकाशित हुई जब पाठकों ने डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को भी अपनाना शुरू कर दिया था। मेनली द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस नॉवल अकॉर्डिंग टू इको के अनुसार इस नॉवल की सफलता का मुख्यतः कारण ये भी हो सकता है कि इट वॉज रिलीज्ड एट परफेक्ट टाइम, यानी कि जो मुकुंद ने कहा कि उसने माना कि हाँ हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइम पर रिलीज हुई है, ऐसे टाइम पर रिलीज हुई है जब पाठकों ने इसको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को अपनाना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही एक उचित समय था इसके रिलीज होने का, पब्लिश होने का। इफ़ ही रॉट इट 10 years एगो और लेटर, यानी कि इसमें इको कहता है कि इसको 10 साल पहले लिखा होता है, 10 साल बाद लिखा होता, इट वॉज नॉट पॉसिबल, तो ये संभव नहीं था कि इतनी फेमस ये हो जाती। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। अब इको कहता है कि देखिएगा मध्यकालीन इतिहास पर तो मेरे से पहले काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि द सक्सेस ऑफ द बुक या सक्सेस ऑफ द नॉवेल इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। नो बॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकती कैसे ये इतनी सफल हुई। तो सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स यही हम समझेंगे कि मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यू ले रहा है स्टूडेंट्स अम्बर्टो इको का। मुकुंद पद्मनाभन जो है वो द हिंदू का एडिटर है, और जो अम्बर्टो इको स्टूडेंट्स वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर है, यानी कि एक बहुत ही फेमस वो इटालियन नॉवलिस्ट भी है। तो इन दोनों का डिस्कस हो रहा है, तो उसमें मुकुंद पद्मनाभन पूछते हैं कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, आप नॉवलिस्ट भी हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो। तो इसमें इको यही कहता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि एक एटॉम के अंदर काफ़ी एम्पटी स्पेसेस होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में काफ़ी एम्पटी स्पेस है। यदि हम उन सभी स्पेसों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो उदाहरण भी देता है कि जैसे आप मेरे घर आ रहे हो और मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो आपके घर पहुँचने से पहले और जो मैं वेट कर रहा हूँ उसके बीच का जो खाली टाइम है, उस टाइम में मैं एक लेख लिख देता हूँ। तो फिर इसमें जो मुकुंद पद्मनाभन पूछता है कि आपकी जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज वो इतनी फेमस कैसे हो गई है। तो वो कहता है कि देखिएगा ये नॉवल मैंने कोई इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी हैं, ये नॉवल मैंने वैसे ही लिखी जैसे मैंने पहली नॉवल लिखी थी, लेकिन इसके फेमस होने का यही कारण हो सकता है कि ये जिस टाइम पर ये रिलीज़ हुई है, जिस टाइम पर ये पब्लिश हुई, वो टाइम जो था वो सही था, परफेक्ट टाइम था वो। अगर इसको मैं 10 साल पहले लिखता, 10 साल बाद लिखता तो शायद इतनी फेमस नहीं होती। ऑलराइट, तो आशा करता आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अम्बर्टो इको प्रेफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन एकेडमिशियन देन ए नॉवलिस्ट, यानी कि अम्बर्टो इको अपने आप को प्राथमिकता क्यों देता है कि लोग उसको एक शिक्षाविद के रूप में जाने बजाय एक नॉवलिस्ट के रूप में जाने। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्पाइट अचीविंग फेम एज ए नॉवलिस्ट, यानी कि एक नॉवलिस्ट के रूप में इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद इको ने प्राथमिकता दी, टू एसोसिएट होता है सम्मिलित होने, हिमसेल्फ अपने आप को, विद द एकेडमिक कम्युनिटी, यानी कि जो शैक्षणिक समुदाय होता है उसी के साथ अपने आप को जोड़े रखना उसको अच्छा लगा। बिकॉज ही इज नॉन फिक्शनल वर्क ऑक्यूपाइड हिम, क्योंकि वह अपने जो नॉन फिक्शनल कार्य जो गैर उपन्यासिक कार्य थे उसमें काफ़ी वो बिजी था। फॉर द फर्स्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ के जो शुरुआती जो 50 years थे स्टूडेंट्स, वो उसके कंप्लीट कहाँ बीते थे, नॉन फिक्शनल वर्क में, यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ही रोट इज फर्स्ट नॉवल एज ऑफ अराउंड 50, यानी कि उसने अपना नॉवल लिखने का कार्य तो 50 years के जब उसकी एज थी तब स्टार्ट किया था। तो उसकी फर्स्ट नॉवल कब लिखी गई थी, जब वो 50 years ओल्ड था। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को परिचित कराया, मोर विद द एकेडमिक कम्युनिटी, यानी कि ज़्यादातर उसने अपने आप को कहाँ परिचित कराया, एक जो शैक्षणिक समुदाय होता है उससे अपने आप को जोड़कर दिखाया। एंड रिजॉर्ट्स, और उसने सहारा लिया टू राइटिंग, लेखन का, फॉर ओनली, केवल, व्हेन ही वॉज नॉट परसुइंग सम स्कॉलरली वर्क, यानी कि जब वो कोई शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहा होता था, जब वो यूनिवर्सिटी में नहीं होता था। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो ये प्रोफेसर है अम्बर्टो इको, ये 6 days तो पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, और जो संडे का दिन होता था उस दिन नॉवल लिखता था। तो ये कहता है कि जो मेरा नॉवल लिखने का कार्य है ये एक पार्ट टाइम कार्य रहा है। जब मैं अपने कोई स्कॉलरली वर्क में बिजी नहीं होता था तो मैं फिर किसका सहारा लेता था, लेखन का सहारा लेता था, और मैं अपने नॉवल लिखता था। तो उसको मेन रूप से किस रूप में जाना जाए, एक टीचर के रूप में जाना जाए, ना कि नॉलेज के रूप में उसको जाना जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी कि कारण बताइए, कारण की अवस्था स्थिति बताइएगा कि जो ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल, यानी कि नॉवल की जो इतनी बड़ी सफलता थी, द नेम ऑफ द रोज, वो कैसे थी, किस कारण इतनी सफलता मिली इस नॉवल को। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो वन रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस, यानी कि इसकी इतनी बड़ी सफलता का, नॉवल की सफलता का, जो द नेम ऑफ द रोज लिखा गया है नॉवल अम्बर्टो इको के द्वारा, इसकी इतनी बड़ी सफलता का कोई खास कारण नहीं था। ओके, देखिए आगे,
अम्बर्टो इको हिमसेल्फ कॉल्ड इट सक्सेस ए मिस्ट्री। अम्बर्टो इको खुद इसकी सफलता को रहस्य मानते हैं। इट इज़ ए पॉसिबली संभव है दैट कि हिज डिटेक्टिव स्टोरी दैट डेल्ड, कि इसकी जो ये डिटेक्टिव स्टोरी है इस नॉवल के अंदर, दैट डेल्ड, जिसने जानकारी दी है इनटू मेटाफिजिक्स, अध्यात्म विज्ञान के बारे में, थियोलॉजी धर्म विज्ञान के बारे में, एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्ययुगीन इतिहास के बारे में, इंटरेस्टेड द रीडर्स, यानी कि जो पाठक थे उनकी रुचि जो बढ़ी इसमें, उसका यही कारण हो सकता है बिकॉज द टाइम इन विच इट वॉज रिटन, कि जिस समय पर ये लिखी गई थी, वॉज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो एक बहुत ही स्टेबल टाइम था, बहुत ही योग्य समय था। नीदर ए डेकेड अर्लियर नॉर ए डेकेड लेटर, यानी कि इसको एक दशक पहले लिखा जाता या एक दशक बाद लिखा जाता तो शायद इसकी इतनी सफलता नहीं होती। तो इसमें जब से पूछा जाता है कि आपकी नॉवल की सफलता का राज क्या है, उसने कहा कि कोई खास रीज़न नहीं है मेरी नॉवल की सफलता का। इसमें जो भी डिटेक्टिव स्टोरी लिखी गई है, जिसने एक अध्यात्म विज्ञान के बारे में बताया, धर्म विज्ञान के बारे में बताया है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया है, ये चीज़ें तो पहले वाली जो नॉवल बाकियों ने लिखी है नॉवलिस्ट ने, वहाँ भी बताया गया है। लेकिन इसके फेमस होने का कारण यही है उस अम्बर्टो इको की साइट में कि शायद ये उस टाइम पर पब्लिश हुई है जो टाइम्स के लिए बिल्कुल सही था, बिल्कुल एक स्टेबल टाइम था। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, क्यों अधिक प्रसिद्ध लेखक नफरत करते हैं साक्षात्कार लिए जाने से। आंसर देखिएगा, ए नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज राइटर्स, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो प्रसिद्ध लेखक हैं, डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, वो साक्षात्कार लिए जाने से नफरत करते हैं। क्यों? दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट कि इट इज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन, एक अनचाहा दखल है इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में। दे फील, वे महसूस करते हैं, दैट कि द इंटरव्यू मेक्स देम फील स्मॉल, कि साक्षात्कार जो है उनको तुच्छ महसूस करवाता है, छोटा महसूस करवाता है। वी.एस. नायपाल बिलीव्स, वी.एस. नायपाल का विश्वास है दैट कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, की एक साक्षात्कार के दौरान पीपल, लोग लूज खो देते हैं ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा खो देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, What are some of the positive views on interviews, यानी कि सकारात्मक जो विचार है साक्षात्कार के बारे में वो बताइएगा, यानी कि जो कुछ सकारात्मक विचार भी दिए गए हैं साक्षात्कार के बारे में उन पर भी चर्चा कीजिए। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, द इंटरव्यू एज अ फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि जो साक्षात्कार है वो पत्रकारिता के रूप में वॉज इन्वेंटेड, उसका आविष्कार हुआ था अबाउट 130 ईयर्स एगो, यानी कि 130 साल पहले साक्षात्कार का इन्वेंशन माना जाता है। सिंस देन, तब से इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल, तब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये साधन बना हुआ है ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि संचार का। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट कि द इंटरव्यू इज इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि साक्षात्कार जो अपनी उच्चतम रूप में इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई का स्रोत है। इन प्रैक्टिस इट इज़ एन आर्ट, और व्यवहारिकता में ये कला है। थ्रू द इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान, वी कम टू नो, हम जानते हैं, अबाउट ए सेलिब्रिटी, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से द सेलिब्रिटी टॉक्स टू अस, यानी कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं हमसे बात करते हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि साक्षात्कार जो हम लेते हैं किसी का और देते हैं साक्षात्कार, तो उससे हमें एक दूसरे के विचारों का पता लगता है, राइट। तो उस व्यक्ति की जो थिंकिंग है उस समय के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में या उसकी लाइफस्टाइल के बारे में हम सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट मीडियम माना गया है ये कम्युनिकेशन का स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो ये था आपका 7th चैप्टर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था द इंटरव्यू। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में ऑथर की जो बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सेकंड पार्ट में एक रियल इंट्रोडक्शन पर डिस्कस हुआ है जो कि 2 व्यक्ति के बीच में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।